नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। अगर कोटद्वार के मौसम की बात करें तो आज फिर जो है सर्द मौसम है, कड़ाके की ठंड कोटद्वार में पड़ रही है। अगर वहीं चुनाव की बात करें तो नगर निकाय के चुनाव हैं पूरे उत्तराखंड में और कोटद्वार नगर निकाय के भी चुनाव हैं और चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है। आज नाम वापसी का समय है और का दिन है और कल कहीं ना कहीं जो दूसरे प्रत्याशी है उनको चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे और लगातार चुनावी चर्चा मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। आज वार्ड नंबर 40 में मैं आया हूं। वार्ड नंबर 40 की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 40 में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मनीष भट्ट मैदान में थे और वो पार्षद भी थे वहाँ के। और इस बार 4 से 5 लोगों के नाम मुझे जहाँ तक पता है वो चल रहे हैं यहाँ पर। और मैं आया हूँ गौरव रावत जी के पास, जो कि कांग्रेस के टिकट पर इस बार वार्ड नंबर 40 से एक प्रत्याशी हैं। और गौरव रावत जी के बारे में मैं आपको बताऊं, जो उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, उनके पारिवारिक जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवमयी है और कहीं ना कहीं बड़ा गर्व है उस परिवार के बारे में। स्वर्गीय मान सिंह रावत जी, जो कि सर्वोदय नेता थे और उनके आंदोलन के जो थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है, एक तो शराब पर उनका आंदोलन बहुत ज़्यादा था और गांधीवादी विचारों के नेता थे और बहुत सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी और बड़ी ऊंची पढ़ाई उन्होंने की थी। उसके बाद भी बाहर जॉब न करने का उन्होंने यहीं पर ही कोटद्वार में रह के पूरा जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया था। साथ ही साथ जो उनकी धर्मपत्नी थी स्वर्गीय शशि प्रभा जी, उनको भी मैंने देखा है। पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ। मैं इतना तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन उनका भी जीवन इसी प्रकार से रहा। हल्दू खाता में जो बॉक्सा जनजाति का जो स्कूल है, उन्हीं के जो है प्रयासों से वो पूरा बना है। तो चलिए, मैंने आपको बात बताई है मान सिंह रावत जी के बारे में, स्वर्गीय मान सिंह रावत जी के बारे में। आइए उनके ही जो है गौरव रावत जी से बात भी करेंगे और जानने का वो अच्छी तरह से हमें बताएंगे। और बहुत ऊंची पढ़ाई भी उन्होंने की है और कई अवार्ड, जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित थे हमारे स्वर्गीय मान सिंह रावत जी। तो ऐसे परिवार में जन्म लिया है गौरव रावत ने। तो आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद थापा जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा सा बताइए अपने जो पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं अपनी कर्ण नगरी कोटद्वार भरत भूमि की पूरी जनता, मातृशक्ति और मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी साथी और भाई बहनों को मैं नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा बद्री केदार आप सभी मेरे कर्ण नगरी कोटद्वार की सब पूरी जनता और मेरे वार्ड नंबर 40 की पूरी जनता के ऊपर हमेशा सुख समृद्धि और आशीर्वाद भरापूर्ण बना रहे। और जैसा कि आपने बोला है कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं सर्वोदयी सेवक स्वर्गीय श्री मान सिंह रावत जी का मैं नाती हूँ और उन्होंने अपने जीवन काल में पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया था। MA इंग्लिश से होने के बावजूद और उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से वो टॉपर रहे हैं और उसके बाद उनका बाहर फॉरेन में उनका आगे शिक्षा का जाने का जो निर्णय था वो उन्होंने त्यागा और उसके बाद उन्होंने देशभक्ति के अंदर गांधी जी और सरला बहन जी के आदर्शों पे चल के उन्होंने समाज सेवा को अपनाया और साथ ही कई आंदोलन में उन्होंने भाग लिए और जिसके लिए कि उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया। और उनकी सीख बचपन से हमें मिलते हुए आई है घर परिवार में और समाज में कर रहे कामों के लिए उनको जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2015 में भी सम्मानित किया गया था और ऐसी कई पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। तो उनसे मेरी ये बात, उनका 2018 में मेरे को फ़ोन आया था। तो मैं दिल्ली में काम करता था होटल में और होटल में एक जनरल मैनेजर पोस्ट पर मैं वर्क करता था। उनका फ़ोन आया था कि मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि आप आ जाइए और अब आप संभालिए, कैसे यहाँ पे माँ पिताजी को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा शरीर अब किसी काबिल नहीं रहा। तो उन्होंने मृत्यु से 3 साल पहले ही पूरा अन्न त्याग दिया था। उनके पास हम खाने की थाली लेके जाते थे तो वो एक रोटी का एक निवाला टुकड़ा लेके बोलते थे मेरा पेट भर गया। तो उसके ऊपर भी उनकी सोच थी कि मैं जब कुछ काम नहीं कर सकता हूँ तो किस तरीके से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा, मतलब वो मैंने पल देखा उनका। और उस बीच में उनसे बात करता रहता था। उन्होंने कई आंदोलन किए। उनका बेसिक मुद्दा जो समाज के लिए रहा, उत्तराखंड के लिए रहा, घर जमीन जंगल पे उन्होंने खुल के काम किया। जगह जगह बालवाड़ियाँ बनाई हैं।
पूरे क्षेत्रों में उन्होंने पूरे, आप चाहे आप उत्तराखंड को उठा लीजिए, और उस समय तो उत्तर प्रदेश होता था, जगह जगह गांव में बल्कि दर ढकिया और जनजाति का जो गांव है वहाँ तक पूरा उन्होंने कवर किया। और उनके अंदर यही आशा जागी कि मैं घर ज़मीन जंगल पे मैं काम करूँ उत्तराखंड के अंदर। तो उन्होंने जगह जगह बालवाड़ियाँ खुलवाई, लोगों को जात पात के खिलाफ उजागर किया कि भाई नहीं, ये सब नहीं होता है, छूत अछूत नहीं होती है। तो मतलब क्योंकि पढ़े लिखे थे और समझदार थे और बाहर देख के आए थे सब कुछ, और समाज की एक भावना थी उनके अंदर, और पूरा जीवन उन्होंने अपना खादी पे अपना दिया। हमेशा विदेशी वस्तुओं का उन्होंने बहिष्कार किया। भारत देश के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। घर पे ही काटते थे और अपने लिए स्वेटर बनाते थे, और साथ ही पूरा जीवन उन्होंने, मेरी दादी जी उनके साथ पूरा संपूर्ण अपना मतलब साथ देना, कि ऐसे नहीं कि वो गृहिणी वो ये बोल दे कि ये इंसान ये यहाँ क्यों जा रहा है, वहाँ क्यों जा रहा है, अपने परिवार को क्यों नहीं देख रहा है, ये क्यों नहीं देख रहा है। उन्होंने परिवार के साथ साथ अपने बच्चों को भी ऐसे ही बनाया, सबको समाज के अंदर काम करने की भावना को लेके बनाया। तो उसके लिए जो मेरी बुआ जी और मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी लोग हैं, वो समाज में अभी तक लगे हुए हैं, काम करते रहते हैं। ज़्यादातर अभी जो मैं लास्ट बताऊं कि जनजाति के लिए उन्होंने एक विद्यालय खोला है हल्दूघाता क्षेत्र में, और वो अभी हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो उसके लिए मैं माता मंगला जी और भोले जी महाराज जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और इस वक्त मैं जो दादाजी की बात में लेके आया था और आपने मेरे से छेड़ी थी, उसी का एक बिंदु था कि जब वो अनशन के लिए बैठे थे तहसील में, कोटद्वार तहसील में, कि कोटद्वार को ड्राई क्षेत्र बनाया जाए, यहाँ से शराब हटाई जाए, तो उसके लिए वो अनशन में बैठे थे। तो मैंने उनसे, जो आखिरी समय में वो मेरे पास मेरे गोद में बैठे वो गोद में ही बैठे रहते थे क्योंकि उनकी चोट लग गई थी पसली में। तो मैं उनसे प्रश्न करता था कि भाई आप क्यों नहीं राजनीति में उतरे, आपके पास अगर पावर होती तो आप इस काम को आप करवा सकते थे। उत्तराखंड को आप ड्राई क्षेत्र घोषित कर सकते थे, उत्तराखंड में आप एक अच्छी शिक्षा का निर्माण कर सकते थे, उत्तराखंड को आप एक अच्छा टूरिज़्म का रास्ता दे सकते थे, वर्ल्ड का नंबर 1 टूरिज़्म प्लेस हम बना सकते हैं, जो मेरी भी विचारधारा है आगे के लिए। तो उनसे कई प्रश्न करे, उन्होंने बोला नहीं यार, मैं इस कीचड़ के दलदल में नहीं घुसना चाहता हूँ। तो उनकी विचारधारा थी, तो उन्हीं के विचार मेरे अंदर प्रेरित हुए, और मुझे लगा कि काम करने के लिए सत्ता के अंदर कूदना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जनता के लिए, चाहे वो किसी भी कोर्ट तक, किसी भी विधानसभा तक, किसी भी नेता के मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे कूदना पड़ेगा जन मुद्दों को लेकर। चलिए सर, जैसे आपने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया, अभी आप वार्ड नंबर 40 से एक पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या लगता है कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं पे आप काम करेंगे, और अपने वार्ड वासियों को क्या एक मैसेज देंगे सर? देखिए, मुद्दे मेरे सबसे पहले ये रहे हैं कि कोटद्वार जो क्षेत्र है उसको नगर निगम ही जब बनाया गया था तो गलत बनाया गया था। मैं तो पहले इसका विरोध करता हूँ। अब सरकार ने वो थोप दिया है। 2014 से भाजपा सरकार केंद्र में और राज्य में लगातार बनी रही है, और इस वक्त 2 बैसाखियों के ऊपर खड़ी होकर अभी केंद्र में राज कर रही है। तो मेरा उन्हीं से ये प्रश्न है, और जो यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य के जो मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता, विधानसभा और सभी जितने भी सांसद हैं वो रहे हैं अभी तक के, तो उन्होंने, कोटद्वार के सांसद जी से मेरा प्रश्न है, जो पूर्व भाजपा के रहे हैं और अभी भी है, कि कोटद्वार क्या इन दायरों के अंदर आता है कि इसको नगर निगम बना दिया गया? क्या आपने कोटद्वार की जनता को इतना अच्छा रोजगार प्रोवाइड कर दिया? या आपने हमारे सिडकुल जो हमारा ग्रोथ सेंटर है उस क्षेत्र में आप बड़ी बड़ी कंपनियां ले आए, या यहाँ के हमारे लड़के बच्चे जो हैं कर्णनगरी कोटद्वार के, ये बच्चे बीटेक एमटेक करके कुछ कोर्स करके यहाँ कंपनियों में काम कर रहे हों और इनको एक अच्छा वेतन मिल रहा हो? क्या ये है? अभी यहाँ सिडकुल में आप ग्रोथ सेंटर में देखेंगे 7,000, 8,000, 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। तो क्या वो जीवन आपको लगता है कि हाउस टैक्स वो पे कर पाएगा? वो उस पर आपने थोप दिया है नगर निगम। वो अपने घर में अगर अपनी खेत पे अगर कुछ काम भी करना चाह रहा है, एक भूसे का भवन का निर्माण, गायों के चारा के लिए एक भवन का निर्माण भी कराना चाह रहा है, तो उसके ऊपर वो टैक्स थोप दिया गया है। तो नगर निगम की तो मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने 2014 के बाद से ये उत्तराखंड कोटद्वार में हमारे क्षेत्र कर्णनगरी कोटद्वार, मैं बार बार कर्णनगरी कोटद्वार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी कर्णनगरी कर्णाश्रम की बात नहीं करता है।
मैं इस मैसेज से कर्ण नगरी कोटद्वार जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि हम उस क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा, भरत भूमि। तो हमारे इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र था ये पूरा। पानी की व्यवस्था नहीं मिलने के कारण और यहाँ पे जैसे कि पूरे क्षेत्र का एक तराई, नीचे का तराई क्षेत्र है, और उस कारण पब्लिक को जब पहाड़ों में जब सहूलियत नहीं मिली तो लोगों ने नीचे बसना चालू कर दिया। तो यहाँ के क्षेत्र का जो एरिया है, कोटद्वार का जो एरिया है, नगर निगम के लायक नहीं था। तो ठीक है, नगर निगम बना दिया गया। तो अब उसके लिए आप जनता को पहले काम तो करके दो, आप जनता को अच्छा रोजगार प्रोवाइड करके दो, आप जनता को स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दो, आप जनता को रोडें अच्छी दो, आप जनता को घर घर पानी दो। आप जिन लोगों के बस्तियों में मकान है, जो जनजाति के परिवार में, आपको मैं थापा जी कहीं ऐसे दिखा दूंगा कि जिनके घर में छप्पर है, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बेचारे कृषि करके अपना पेट भर रहे हैं, या ये अपना कहीं पे काम करके अपना दिहाड़ी कमा के अपना पेट भर रहे हैं, तब जाके उनका घर चल रहा है। हम किस योजना की बात कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में मैं बोलूँ नगर निगम के अंतर्गत आता है तो आज तक नालियाँ साफ़ नहीं हुई हैं। ये रोडें आज बन रही है, अभी ये रोडें फिर 27 करोड़ का, मुझे जो सुनने में आया 27 करोड़ का बजट किया है। अब ये बजट आके ये बिछ गया, अब ये दोबारा खोदेगा क्योंकि इसमें सीवर लाइन बिछेंगी। तो ये जनता का ही तो टैक्स का पैसा है। पहली बात तो मैं अलग अलग पॉइंट में आपको समझाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वार्ड का मैं काम पहले बताता हूँ कि वार्ड में काम अभी तक जो हमारे 40 नंबर वार्ड में जो काम हुए हैं वो कहीं पे भी वेल प्लान करके नहीं हुए हैं, और जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं मिले हैं। मतलब मैं आपको एक शब्दों में, इशारे में समझा रहा हूँ कि जिनको मकान की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। नालियाँ जो कि त्यों जाम पड़ी हुई हैं, मैं आपको पूरे वार्ड का भ्रमण करा सकता हूँ। नगर निगम को थोपना हमारी नाकामी है, जनता की नाकामी होगी कि नगर निगम बिना हमें सहूलियतें दिए हमारे ऊपर थोपा गया। अब पानी के मीटर लग रहे हैं, वो क्यों लग रहे हैं? बिजली के मीटर लग रहे हैं, वो रिचार्ज वाले मीटर लग रहे हैं। भाई आप उत्तराखंड में बिजली उत्पादित राज्य है, उत्तराखंड जो है वो बिजली उत्पन्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश को सप्लाई कर रहा है, जगह जगह राज्यों को सप्लाई कर रहा है, और उसी के बाद वो बिजली हम खरीद रहे हैं। पानी हमारा स्रोत, उत्तराखंड में स्रोत है पानी का, उसी के लिए हमारे लिए मीटर लग रहे हैं। भाई क्यों लग रहे हैं? मतलब गंगा यमुना यहीं से निकल रही है, गंगा सब निकल रही है, उसके बावजूद ये हाल है। और उसके बाद कोटद्वार की जनता के ऊपर नगर निगम थोप देना और उस पर टैक्सों की मार करना, जो कि अभी तक कांग्रेस की मेयर नेगी जी रही हैं, और माननीय सुन सिंह नेगी जी जो पूर्व कैबिनेट सरकार में, उन्होंने भी पूरा कोशिश किया है कि अपने कार्यकाल में कोई भी टैक्स सरकार द्वारा जनता के ऊपर नहीं लगने दिया, उस पर रोक लगाई उन्होंने। पर लेकिन अब आप ये देख लीजिए, पिछले 1 साल से ऊपर हो गया नगर निगम में चुनाव नहीं हुए। भाई नगर निगम चल कैसे रहा? ये काम कैसे हो रहे हैं? अब गाड़ियाँ, सड़कें, आप नालियाँ, मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन 1.5 सालों में, 1 सालों में जब से राज्य के अधीन ये नगर निगम रहा है, इसमें काम क्यों नहीं हुआ? अगर वो काम नहीं कर पाए, उनको काम करने दिया ही नहीं गया, उनको प्रेशर बनाया गया। वो अगर जगह मांग रहे हैं, वो बस अड्डे के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो हल नहीं निकल रहा है। वो अगर गौधाम के ऊपर बात कर रहे हैं, गाय और जो नंदी हमारे रोड पे घूम रहे हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, उनको वहाँ से सुविधा नहीं मिल रही है। आपने नगर निगम बना दिया, आपके पास अगर बजट नहीं था नगर निगम बनाने का, आपके पास नगर निगम के कर्मचारियों को बीच में कई बार ऐसा हुआ कि उनको सैलरी, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिली है। उनको आपने नगर निगम के कर्मचारियों को आपने सहूलियत ही नहीं दी, आपने डिवाइड ही नहीं किया अभी तक। एक वार्ड में कितने लोग चाहिए, एक पर आदमी के ऊपर क्या काम होगा? आपने वो थोप दिया। अब आप वहाँ पे तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो, जिस कारण आपकी जो वर्कर हैं नगर निगम के, वो शॉर्टेज हैं, वर्कर शॉर्टेज है, उनकी तनख्वाह टाइम पे नहीं है, और आप नगर निगम बना रहे हो। आपने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। तो मैं इन्हीं मुद्दों को लेके आना चाह रहा हूँ कि भाई आपने नगर निगम बनाया है तो पहले जनता को सहूलियत दी जाए, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो नाली से हो, चाहे वो घर से हो, चाहे वो गैस से हो। पर अभी तक ये सब वादे जुमले के जुमले ही रहे हैं। धरातल पे देखा जाए तो काम शून्य है।
तो दोस्तों वार्ड नंबर 40 से पार्षद पद के प्रत्याशी हैं गौरव रावत, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नगर निगम जो है कोटद्वार वासियों को थोपा गया है और नगर निगम में जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, नगर निगम बनाने से पहले आपको कोटद्वार के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद आप नगर निगम बनाते। नगर निगम में सुविधाएँ तो नहीं है, लेकिन टैक्स की मार लगातार जनता जो है भुगत रही है और उनका कहना है कि जो मेयर थी उन्होंने किसी तरह से इस टैक्स को रोका था। कांग्रेस की मेयर थी, अगर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मेयर बनती है तो ये टैक्स के लिए जो है कोटद्वार वासी बिल्कुल तैयार है। यही कहना है सर आपका? अगर बिल्कुल बीजेपी का मेयर बनता है तो बिल्कुल बीजेपी का मेयर रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ आपके पास टैक्स मीटर, बिजली मीटर, पानी मीटर ये सब शुरू होने वाले हैं और आप लोग टैक्सों की मार से घिर जाओगे। आप घर में अपना छोटा सा भी कोई भवन निर्माण कराना चाहोगे तो नहीं करवा पाओगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से बोलूँगा। आज मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर भवन निर्माण के लिए पैसा मिलता है तो कितना मिलता है? अगर एक मकान बनाने के लिए सरकार कितना पैसा देती है? 2 लाख रुपए सर। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में मकान बन सकता है या 8 लाख रुपए में मकान बन सकता है? मतलब एक गरीब आदमी का मकान बताता हूँ, नहीं बन सकता। उसके कारण आपने जो जीएसटी का जो सिस्टम जो ठोक दिया है पूरा समाज के ऊपर। आप कोई भी सामान लेने जाएं, आप सरिया से ले लीजिए, सीमेंट से ले लीजिए, तो था ही। इसको आपने किस तरीके से डिवाइड किया? आपने खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, आपने घी, दूध, पनीर हर चीज़ में टैक्स लगा दिया। साबुन की टिक्की से लेके माचिस की तिल्ली तक में टैक्स लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तब से टैक्स लगता है। आपने क्या किस तरीके से आपने डिवाइड किया? आप तो जनता के ऊपर मार रहे हो। आप रोजगार का साधन देखो ना, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, टैक्स ही मार दी। आप एक भवन निर्माण करते हैं तो उसमें एक ट्रैक्टर, अगर आप प्रेशर से कहीं से माल मंगाते हैं या कहीं से आप किसी ट्रैक्टर से अगर माल का ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ट्रॉली या कुंटल के हिसाब से वो 140-50 रुपये कुंटल आपको माल मिल रहा है। तो ये हमारी जो क्षेत्र है, जो भूमि है, जिसमें हमें प्रकृति ने, हमारी बाबा केदार, माँ गंगा ने हमें ये एक रोजगार का साधन दिया था। यहाँ के लोगों को रोजगार का साधन ना होने के बावजूद एक भवन निर्माण तक करने में 135-140 रुपये कुंटल हमें माल खरीदना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। तो किस कंक्रीट से माल बनाएगा वो? इतना महंगा माल खरीदेगा, उसका मकान तो तैयार ही नहीं हो सकता 2 लाख रुपए में। मैं मान ही नहीं सकता कि 2 लाख में मकान बन जाएगा उसका। आप सरकार को देखिए ना, बीजेपी की 2014 से सरकार है, खनन को ऐसे खनन किया कि जहाँ पे बिना मापक का सारी चीज़ें धड़ल्ले पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड का सीना चीर दिया पूरा अवैध खनन से। मैं कोटद्वार की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। सरकार के पास क्या आया? मैं बोल रहा हूँ अगर खनन हुआ है, पहली बात तो वो जितने नियम कानून थे उनको तोड़ते हुए हुआ खनन, मापक के हिसाब से हुआ नहीं। भाई ठीक है, खनन जरूरी है, पर उसका खनन का एक तरीका है। उसको आप रिवर चैनलाइजेशन बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो। उसको जो पानी आ रहा है उसको एक लेवल पे चलना कि भाई उसका पानी किसी एरिया में ना घुस जाए। तो उस नहर की, वो भी एक बड़ी नहर है, नदी का मतलब एक नहर है, नहर में अगर जाम लग जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा, वो जगह जगह नुकसान करेगा। तो उस नहर को, उस नदी को साफ़ करने के लिए, उस एरिया को साफ़ करने के लिए मापक बनाए गए हैं कि उन मापक के तहत उनकी सफाई की जानी है। और लेकिन सरकार को तो पैसा कमाना है टेबल के नीचे से, नेताओं को टेबल के नीचे से पैसा कमाना है। आप ये बताइए कि रमन्य में अभी तो इन्होंने ठेकेदार प्रथा जो चला रखी है, मैं तो इसका सख्त विरोध करता हूँ। इन्होंने जो सिस्टम चला रखा है उसका बिल्कुल विरोध करता हूँ मैं। आप ये बोलिए ना कि आप रमन्य में टैक्स लेते थे 23%, 24% का टैक्स ले रहे हो, तो कौन सा कोटद्वार का निवासी उस माल को खरीद लेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसको 2 नंबर में चला रहे थे। अभी जो पीछे खनन हुआ, जिसका जो ये है, हमारी जो पुल जो टूटा है मालन का, और उससे पहले सुकरो का भी हिल गया था पूरा, वो भी क्षतिग्रस्त रहा। लगभग 6 महीने वो सब लोगों ने कैसे कैसे कोटद्वार का आना जाना किया, भाबर की जनता ने, वो आपको पता है। तो ये पुल जो टूटने का कारण है वो अवैध खनन। अब अवैध खनन कर दिया, अब आपको याद आ रहा है कि नहीं हमें पुल रिपेयर करना है, और जिस समय नदी आ रही है उस समय पे अधिकारी जाके और नेता जाके बोल रहे हैं कि हाँ यार ये तो ऐसा हो गया, आपने झूठ को छुपाने के लिए उसके चारों तरफ खोद दिया, उसको खोद दिया। अब उसको खोदने के बाद अगले दिन पानी आ गया। भाई आप क्या चला रहे हैं, समाज चला रहे हैं? आपने तो हमारी जनता के ऊपर मार दी। अगर यहाँ से रात को किसी की तबीयत खराब होती है तो जनता को पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, या बाजार जाना है तो लोग रोज़
जो बाजार जा रहे हैं या जो काम वाले हैं, जो रोजगार वाले हैं, वो किस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा खनन के मुद्दे को विस्तार पर बताना चाहूँगा। नेता जितने थे अभी तक हमारे उत्तराखंड के अंदर भाजपा के थे, 2014 के बाद से आपने खनन की प्रक्रिया जो आपने देखी होगी वो सिर्फ जेब भरने के लिए हुई है। पूरा जेब भरने के लिए इन्होंने नेताओं ने अपना काम किया और जिसमें सहारा अधिकारियों को बना दिया। मैं एक ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, और मुझे नहीं पूरी जनता को दिख रहा है वो चीज़। आप उसको एक नंबर से करते हैं ना। आप जो 23% का रमन्ना कर रहे हो, आप घर घर हर यहाँ पे क्या है रोजगार, कृषि लोग थे, अब उनको घूम फिर के भाई रोजगार नहीं क्या करेगा। और जब ठेकेदार उनको बोलेगा कि भाई मुझे तो माल चाहिए, उसके बाद आप सेटिंग करो, किसी अधिकारी से करो, किसी पुलिस से करो या किसी से करो। तो ये पुलिस का राइट नहीं है, पुलिस नहीं कर रही है, उनसे करवाया जा रहा है। अधिकारी नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों से करवाया जा रहा है, इन लोगों से करवाया जा रहा है। ये लोग घिरे हुए और उसमें लोकल जनता बदनाम हो रही है, उनका नाम रख दिया खनन माफिया। भाई हमारी से करवाया जा रहा है। आपने रोजगार का पूरा कृषि खत्म कर दिया। आप 23% का रमन्ना लगा रहे हैं और जनता के खाते में 1 रुपये नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं आप उसको 5% कर दीजिए, क्योंकि 23% तो दिखाने के लिए हो रहा है। उसके पीछे तो अवैध चल रहा है, उसके पीछे तो अवैध काम चल रहा है। रमन्ने तो कम कट रहे हैं और पीछे आड़ में काम चल रहा है। आप उसको 5% कर दीजिए ना, कैमरे लगाइए, आप सिस्टम बनाइए। आपके पास सरकार में अरबों रुपए का यहाँ पे अभी खनन हुआ है, अरबों करोड़ों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का खनन हुआ है साहब जी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और वो खनन में अगर उत्तराखंड सरकार के खाते में सब 2 नंबर पे, अगर उसका अगर 5% भी सरकार के खाते में आ जाता तो हमारी उत्तराखंड की 10,000 युवाओं को रोजगार मिल जाता। उस पैसे से हमारे कर्ण नगरी कोटद्वार का भव्यकरण हो सकता था। उस पैसे से हमारे कर्णाश्रम का ऐसा रूप हो सकता था कि लोग पहले जाने कि भारत देश है कहाँ, मनाया जाता था। जब भी चुनाव होते हैं घोषणाएं हो जाती हैं। अभी अमित शाह जी आए थे पीछे बीजेपी के, उन्होंने भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अभी अनिल बलूनी जी आए हैं, उन्होंने भी घोषणा करी कि हम कर्णाश्रम को ये करेंगे। अरे आज से आपको कितने साल चाहिए किसी काम को करने के लिए? आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर विकास करना था तो आपके बीते 5 साल में ही, पहले के 5 साल में नज़र आ जाता है जनता को। और जनता के ऊपर नगर निगम थोप देना तो ये सरासर गलत है। आप ईमानदारी से काम करिए। खनन के ऊपर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि खनन का काम करना है, उसको आप मापक से करिए। और रिवर चैनलाइजेशन के लिए पूरी रिवर चैनलाइजेशन हो, दोनों रिवर के साइड में रोड हो, ट्रैक्टर्स और डंपर्स के चलने के लिए अलग रास्ते हो, वो अंदर ना आए और उनके लिए अलग रास्ता बनाया जाए। और एक सिस्टम बनाया जाए कि भाई हाँ ट्रैक्टर और डंपर वालों का रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर हो, वो तरीके से ईमानदारी से काम करे। किसी जंगलात को, किसी पुलिस को 1 रुपये देने की, किसी अधिकारी को 1 रुपये देने की जरूरत ना हो। जो पैसा हो ईमानदारी से। जनता के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं कर्ण नगरी कोटद्वार की जनता के लिए बात कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे आगे लड़ना पड़े तो मैं आगे लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। और ये थे गौरव रावत जी, बहुत खुलकर उन्होंने अपने विचारों को रखा। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, आपका क्या कहना है इस पूरे विषय में। और शुभकामनाएं सर आपको वार्ड नंबर 40 के लिए भी, कि जिस प्रकार से आप अपने विचारों को रखा। हम चाहते हैं कि आप जीतें और इन मुद्दों पर, इन चीज़ों पर अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो कर्णाश्रम हो, चाहे वो रिवर चैनलाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार की साधन हो, इन सब चीज़ों पर आप काम करें। पार्षद ही नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोग मेयर, विधायक, सांसद तक बने और ऊपर जो है अपने कोटद्वार वासियों के लिए काम करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।